अतीक गैंग कैसे अब हो रहा है खलास, इसको लेकर बड़ी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। अतीक अहमद जो कि अभी जेल की सलाखों के पीछे है, पुलिस कस्टडी में रखकर उससे तमाम सवालों का जवाब हो रहा है। खबर यह है कि 23 घंटे में 200 सवाल उससे किए गए हैं। अतीक को लेकर एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। जब से असद का सुपुर्दे खाक करने की खबर आई है, जब से असद के मारे जाने की खबर आई है, तब से अतीक की तबियत भी ठीक नहीं है और सवालों का जवाब भी वो ठीक तरीके से दे नहीं रहा। अतीक ने जेल से आईएसआई एजेंट को फोन किया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। एटीएस की पूछताछ में पाकिस्तानी कनेक्शन की बात भी उसने कबूली है, हालांकि कल कबूली थी, आज फिर से सहयोग नहीं कर रहा है, आनाकानी कर रहा है। सवाल जब उससे पूछे जाते हैं तो पलटकर वो सवाल पूछने लगता है पुलिस से। उमेश की हत्या की साजिश भी उसने कल स्वीकारी थी। जब ये मालूम हुआ कि असद उसका बेटा मारा गया है, उसके बाद उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, वो एकदम बदहवास हो चुका था और उसी दौरान उसने कहा मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मिली है। अतीक का बेटा असद आज सुपुर्दे खाक किया गया, कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। असद के शव को कसारी मसारी वो कब्रिस्तान था जहां पर असद के दादा दादी को भी दफनाया गया था। ये उसी दौरान की तस्वीर है जब करीबी, बेहद करीबी 20 से 25 लोगों को शामिल किया गया था जनाजे में और फिर उनके जरिए असद के शव को दफनाया गया। दफनाते वक्त ड्रोन कैमरे से भी पैनी निगाह बनाई गई थी। ये देखा जा रहा था, नजर रखी जा रही थी कि कोई भी असामाजिक तत्व न आए। खबर यह भी थी कि शाइस्ता परवीन आ सकती है, इसलिए भी ये विशेष इंतजाम किए गए थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के शव को दफनाया गया है। कब्रिस्तान के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, कब्रिस्तान के अंदर भी ये इंतजाम नजर आए। दादा दादी की कब्र के ठीक पास में असद के शव को भी दफना दिया गया है। लेकिन अतीक कह रहा है मुझसे बड़ा बदनसीब कोई हो नहीं सकता कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। हो गया है, सारे लोग आपके लोगों के सामने ही हुआ है और हम अब इस मौके पर, इस गम के मौके पर और हम ज्यादा कुछ ना बोल पाएंगे। अब परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं। पूरा रिश्ता जो है हमारे जो है ये नाती लगते हैं, नाती लगते हैं, सगे नाती नहीं है, मतलब नाती है, रिश्ते में नाते हैं। बॉडी हम लेने नहीं गए थे, बॉडी लेने उनके फूफा गए थे। परिवार के लोग और भी शामिल हैं, शामिल हुए हैं। नहीं उनकी कोई बहन नहीं है। नहीं, जो मकान जहाँ पर, वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। नहीं देखिए, हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीजें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो। आपने असद के नाना को सुना, उन्होंने बताया कि करीबी रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं और जो अंतिम क्रिया से पहले की चीजें होती हैं, यानी कि शव को नहलाना धुलाना, जो धार्मिक चीजें होती हैं वो सब नाना के जरिए की गई हैं। नाना, मौसा, मामा, फूफा, ये सभी बेहद करीबी रिश्तेदार थे। 20 से 25 ये संख्या थी। 6 तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए पूरा घटनाक्रम, कैसे कब्रिस्तान लाया गया, असद के शव को घर नहीं ले जाया गया, सुरक्षा कारणों के चलते सीधे कब्रिस्तान लाया गया शव। सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरीके के थे, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती थी, महिला पुलिसकर्मी भी इसमें मौजूद थी। ड्रोन के जरिए निगाह रखी जा रही थी क्योंकि खबर ऐसी थी कि शाइस्ता परवीन भी पहुंच सकती है बेटे असद की आखिरी झलक पाने के लिए। कसारी मसारी ये वही कब्रिस्तान है जहां पर असद के दादा दादी को भी दफनाया गया था। झांसी से शव लाया गया, सीधा प्रयागराज के कब्रिस्तान ले जाया गया, घर नहीं ले जाया गया और ऐसे में घर की किसी भी महिला ने असद को आखिरी बार देखा नहीं है। असद, गुलाम, इन दोनों का एनकाउंटर हो चुका है और अब तक उमेश पाल हत्याकांड में कुल मिलाकर 4 आरोपी ढेर किए जा चुके हैं। जो बाकी आरोपी हैं उनको लेकर खबर ये मिल रही है कि अब वो थर-थर कांप रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो खौफ के साए में जी रहे हैं और अब सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। आज ही इंडिया न्यूज संवाददाता ने प्रयागराज से खबर दी है कि प्रतापगढ़ में शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है और इसीलिए प्रतापगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह अहम जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि शाइस्ता परवीन को लेकर पिछले कुछ दिन से ये चर्चा गर्म है। हालांकि ये चर्चा और ज्यादा जोर पकड़ने लगी थी असद की मौत के बाद कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, लेकिन सरेंडर अब तक किया नहीं है। प्रतापगढ़ में सरेंडर करने की खबर है। कोई भी शामिल हो सकता है उसमें, उसको तो नहीं पचाते कौन। हम इंसानी नाते से, मुसलमान होने के नाते से आकर हम शरीक हुए, समझे। हम नहीं जानते कौन आया कौन नहीं आया। अरे 100-150 लोग रहे होंगे, हम लोग कोई लोग तो नहीं, आगे अगर आते तो लाखों लोग आ जाते। नहीं, कांधा यहाँ से दिया गया। ठीक।
कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। क्या मांग की गई थी? मांग ये की गई थी कि अतीक अहमद और अशरफ जी को जो है सुपुर्द खाक में शामिल, जनाजे में शामिल किया जाता है उनको, और मिट्टी को देखने के लिए जो है मांग की गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाने की बात कही गई थी, क्या नहीं, ये प्रशासनिक मामला, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो मां है, असद की मां है, उसकी तरफ से शाइस्ता परवीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, शाइस्ता परवीन जी नहीं आई हुई थी यहाँ पे। बालगृह में है वो तो लाए जा सकते थे उनके लिए, लेकिन शासन द्वारा ऐसे कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वो नहीं आ पाए। अच्छा, परिवार को कोई आपत्ति की शव को घर पे न ले जाकर यहाँ पर लाया गया, तो उस तरह की कोई आपत्ति जताई हो आपके माध्यम से? नहीं, ऐसे कोई आपत्ति नहीं, चूंकि प्रशासनिक मामला था और चूंकि प्रशासन ने पूरा इसको जो होल्ड किया था, इसलिए उसको सीधे जो है कब्रिस्तान लाया गया और यहीं पे दफनाया गया। बाकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर कहीं कोई ऐतराज जैसे हालात? नहीं, शासन और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है अंतिम प्रक्रिया करवाने में, दफनाने में सबको, इसलिए उसमें कोई ऐतराज नहीं। हम आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो एम्बुलेंस आई थी जिससे असद को झांसी मोर्चरी हाउस से लाया गया था, अब यह एम्बुलेंस यहां से कब्रिस्तान से जाती हुई दिख रही है। अब यह झांसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि ये झांसी की ये एम्बुलेंस थी, अब ये इसी के लिए रवाना हो गई। तो कुल मिलाकर जो ये अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया थी पूरी हो गई। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे आप वहाँ गए थे, क्या वो कब्र में उसका हो गया पूरा, कब्र में चला गया, वो प्रक्रिया पूरा कर दी है आपने अपने लोग धर्म के अनुसार पूरा काम किया है या कुछ रह गया है? धर्म के अनुसार उसको नहाना धुलाना या पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मतलब किसी तरह कोई कमी नहीं रही ना? अच्छे से, मतलब उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगा ना? चद्दर चढ़ाने की प्रक्रिया रह गई है नहीं? चढ़ाई जाती, चद्दर नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर मान लो अतीक अगर यहाँ आता है आने वाले टाइम में, तो वो क्या करेंगे? उनसे पूछिए। अच्छा। तो कुल मिला के देखिए, इनका जो ये कहना था कि पूरे प्रक्रिया के साथ ये पूरा कार्यक्रम किया गया है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। असद के नानों को आपने सुना, अतीक के वकील को आपने सुना, ग्राउंड जीरो से राघवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी जिसमें उन लोगों से बात की गई जो कि जनाजे में शामिल हुए थे। इस बीच एक और अपडेट आप जान लीजिए, अतीक के ठिकानों पर पुलिस का छापा पड़ा है। 11 ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अतीक अशरफ की निशानदेही पर ही ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है, क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है। 23 घंटे में अगर 200 सवाल अतीक और अशरफ से पूछे गए हैं, तो अंदाजा लगाइए जानकारी निकालने के लिए कितनी आतुर है यहाँ पर एटीएस की टीम। साथ ही साथ यूपी पुलिस की यही कोशिश थी, इसीलिए रिमांड मांगी गई थी। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको लेकर अतीक और अशरफ बड़े राज खोल सकते हैं। शाइस्ता परवीन की तलाश में भी जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज को लेकर खबर यह है, अतीक अहमद से जुड़ी हुई, अतीक अहमद जो कि कल तक बदहवास था, अतीक अहमद जो कि इससे पहले ये मान रहा था कि हाँ उसका इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तानी कनेक्शन में, आईएसआई से कनेक्शन में, आज उल्टे जवाब दे रहा है, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। कल रो रहा था, बिलख रहा था और ये कह रहा था मेरे बेटे को मेरे किए की सजा मिली है। इस बीच फतेहपुर में अब माफिया अतीक के करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। एसपी नेता हाजी रजा समेत 37 ऐसे करीबी हैं जिनके घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और जानकारी ऐसी मिल रही है कि इन करीबियों के घर पर जब छापा पड़ा है तो यहां से बड़े सबूत निकल सकते हैं। अतीक अहमद का जो करीबी होगा, जो गुर्गे हैं उसके, जो उसके भरोसेमंद रहे, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस इसीलिए कर रही है ताकि वहां से कुछ ऐसे सबूत हाथ लग सके जिसमें जिन कनेक्शंस की बात है उसके सबूत सामने आ सके। फतेहपुर से अनूप तिवारी की रिपोर्ट आप देखिए। फतेहपुर पुलिस माफिया अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कस रही है। एक सपा नेता हाजी रजा है और इसके समेत करीब 37 जो कारोबारी हैं फतेहपुर में, उन पर पुलिस ने रेड डाली है और उन लोगों के घरों में ताले लटके मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का फतेहपुर में लिंक है और यहाँ वो हथियार जो है छिपाए हो सकता है जो पाकिस्तान से सप्लाई किए जाते थे। लेकिन जो हाजी रजा की बात होती है उनके बारे में मैं कैमरामैन से कहूँगा, दिखाइए जरा ये तस्वीर। ये शिलापट लगे हुए हैं और इस तरीके फतेहपुर के शहर के विभिन्न वार्डों में अलग अलग शिलापट लगे हुए हैं। माननीय हाजी रजा, ये हाजी रजा एक गैंगस्टर है, इनके खिलाफ आपराधिक 21 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद फतेहपुर नगर पालिका की तरफ से ये लाखों रुपए खर्च करके शहर के विभिन्न वार्डों में इस तरीके जो है इनके शिलापट लगवाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि सरकार जब जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो इस गैंगस्टर के जो नाम के बोर्ड सरकारी धन से आखिर कैसे लगवाए गए, इस पूरे मामले की अगर जांच हो तो इसमें एक बड़ा पेच खुलासा होगा और इसके बाद इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं रिकवरी हो सकती है। मधुर शुक्ला के साथ अनूप तिवारी, इंडिया न्यूज, फतेहपुर।
अतीक की उल्टी गिनती शुरू, अतीक की करीबियों की उल्टी गिनती शुरू। असद के एनकाउंटर पर विपक्ष कुछ सवाल भी खड़े कर रहा है। यूपी सरकार में मंत्री अजीत सिंह ने उन सभी पर करारा हमला बोलते हुए जवाब दिया है, सुनिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये पिछड़ा विरोधी समाज है, जो पिछड़ा विरोधी की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े समाज के सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अखिलेश जी और मायावती जी जो बात उठा रहे हैं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। पिछले बड़े उमेश पाल गनर, संदीप पाल और संजय निषाद जी की हत्या के बाद पिछड़े वर्गों के लिए एक शब्द इन लोगों ने नहीं कहा। ये केवल पिछड़ों की सहानुभूति में भी एक शब्द कह देते तो बहुत बड़ी बात होती है। एनकाउंटर के बाद विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, ये लोग हथियारों का समर्थन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, पिछड़ों लोगों के लिए सच में इनकी सहानुभूति होती, उनके लिए दो शब्द इनको कहना चाहिए था, एक शब्द आज तक इन्होंने नहीं कहा। ये कृत्य पिछड़ा विरोधी है, निषाद विरोधी है, पिछड़ा समाज विरोधी है। राजू पाल की हत्या के समय आदरणीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो हत्यारों के ऊपर सजा दिलाई जा सके। मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि जो सपा बसपा द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। पूछताछ को लेकर, सवालों के जवाब को लेकर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ को पुलिस रिमांड में रखा गया है। इन दोनों को प्रयागराज के ही धूमनगंज थाने पर रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कल देर शाम प्रयागराज एसटीएफ अशरफ व अतीक को लेकर उसकी निशानदेही में छापेमारी करने के लिए निकली। सबसे पहले एसटीएफ अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के ही पूरा मुक्ति थाने पर पहुंची, जहां कुछ देर रुकने के बाद वो फिर आगे के लिए निकल पड़ी और कौशाम्बी जनपद में प्रवेश करते हुए चरवा थाना क्षेत्र के सैयदसरावा पहुंची, जहां पर पुलिस सोर्सों की माने तो एक पूर्व प्रधान के घर में एसटीएफ ने छापेमारी करते हुए कुछ अवैध असलहे बरामद करे। अवैध असलहा की बरामदी की कार्रवाई सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के निशानदेही पर हुई है। जैसे भी अवैध असलहे की बरामदी की जानकारी अतीक को हुई, अतीक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अतीक को एसटीएफ प्रयागराज जनपद के मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां पर अतीक अहमद का इलाज कराने के बाद अतीक अहमद को पुनः धूमनगंज थाना छोड़ी। सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी और भी आ रही है कि एसटीएफ को ये भी अंदेशा था कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी वहां पूर्व प्रधान के घर सैयदसरावा में छुपी हो सकती है, जिसको लेकर काफी देर तक ये छापेमारी चलती रही। एसटीएफ की और भी टीमें कौशाम्बी जनपद के कई जगहों पर छापेमारी की। राकेश सोनकर, इंडिया न्यूज, कौशाम्बी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा था असद और गुलाम मोहम्मद, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की थी। आपको बता दें कि असद और गुलाम पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थे, कैसे पुलिस ने दोनों को दबोचने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की थी। झांसी में 13 अप्रैल को कब, कैसे, क्या हुआ, ये पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। एनकाउंटर में ढेर हुए ये हैं उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और शूटर गुलाम। आतंक के पर्याय अतीक के ये गुर्गे यूं ही ढेर नहीं हुए। करीब 30 मिनट चली इस मुठभेड़ में 49 राउंड फायरिंग हुई थी। जिस बाइक से ये दोनों भाग रहे थे वो बिना नंबर प्लेट की थी। बाइक कहां से आई, क्या वो चोरी की थी? इंडिया न्यूज ने इसकी पड़ताल की। झांसी में कल हुए एनकाउंटर में असद और गुलाम को एनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया और हम इस वक्त उस बाइक के पास हैं जिस बाइक को इससे पूरे असद और गुलाम ने इस्तेमाल किया था उस दौरान जिस समय मुठभेड़ हुई हो। ये वही बाइक है जो डिस्कवर है, बजाज डिस्कवर है ये गाड़ी, और ये आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसमें नंबर प्लेट है वो गायब है। नंबर प्लेट तो है लेकिन उसमें नंबर गायब है और इसी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो कई दिनों से बताया जा रहा है कि कई दिनों से ये इसी इलाके में घूम फिर कर रहे थे। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में असद और गुलाम का पोस्टमार्टम किया गया। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बना हुआ यह मोर्चरी हाउस, देखिए ये लिखा है ना चीर घर,
इसी चीर घर के अंदर असद और गुलाम का पोस्टमार्टम हुआ है। देर रात 5 से 6 घंटे में यह पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट किया गया था। असद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है माफिया अतीक के बेटे को 2 गोली लगी थी। एक गोली पीछे से पीठ में जाकर लगी, गोली दिल और सीने को चीरती हुई निकल गई। दूसरी गोली असद के सीने में लगी, दूसरी गोली गले में जाकर फंस गई। डॉक्टरों की टीम ने शरीर के भीतर से गोली को निकाल लिया है। 1:20 से 1:30 के आसपास पुलिस एएलएस एम्बुलेंस से 2 एम्बुलेंस में लेके आई थी, अलग अलग क्रमशः लेके आई थी। तो हम लोग को पता नहीं, जब आए थे देखा था कि मैंने खुद वहाँ पर जाकर रिसीव किया था, मैं इमरजेंसी में राउंड ले रहा था, तो देखा उनकी पल्स, बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं थे, टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में था। तो पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि भाई इनकी कब ये बंद हुआ है। तो सबसे पहले उनका सीपीआर किया गया, ईसीजी वगैरह किया गया, पूरा एग्जामिन किया गया, मेडिकली एग्जामिन किया गया और उनको फिर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। शूटर गुलाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 1 गोली लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। खासतौर से विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं, सियासी पार्टियां तमाम तरह के सवाल उठा रही हैं, जो कि उनका काम भी है। क्या है एनकाउंटर की ये पूरी हकीकत? इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो से जाकर इसका जायजा लिया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झांसी में हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर पर कई सियासी पार्टियां सवाल उठा रही है, लेकिन जिस जगह ये एनकाउंटर हुआ, इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और ये बताया कि आखिर किस तरह से एसटीएफ ने जाल बिछाया था। एसटीएफ ने कल असद और गुलाम का एनकाउंटर किया है। हम तस्वीर कुछ ऐसी दिखाएंगे आपको। ये कानपुर नेशनल हाईवे है, जहां पर ये पीछे जो है चिरगांव इलाका है, वो चिरगांव थाना क्षेत्र लगता है और एसटीएफ को कई दिनों से इन दोनों की जो लोकेशन है वो इसी दिशा में मिल रही थी, मौत, चिरगांव और बड़ा गांव में। इसके बाद एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और उनके सूत्रों के अनुसार यहाँ पर इस रोड पर जो चिरगांव है, चिरगांव के पास की जो लोकेशन मिलती है वो मेन रोड पर, हाईवे पर भागने में सहूलियत नहीं दिखी। तब जाके उसने इस रोड पर कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक को मोड़ा और जिसमें पीछे गुलाम बैठा हुआ था और असद भी था साथ में। एसटीएफ को खबर लगी थी कि असद एक बाइक पर अपना भेष बदलकर चिरगांव के पास जा रहा है। एसटीएफ ने इस बाइक का पीछा किया तो असद परीक्षा की तरफ भागने लगा। पीछे पुलिस को देख असद और साथी ने परीक्षा डैम के पास अपने बाइक को कच्चे रास्ते पर उतार दी और भागने लगा। 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर जब एसटीएफ ने असद को रोकने के लिए आवाज दी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की और आगे जाकर दोनों ढेर हो गए। मेन रोड पर, हाईवे पर भागने में सहूलियत नहीं दिखी। तब जाके उसने इस रोड पर कच्चे रास्ते पर अपनी बाइक को मोड़ा और जिसमें पीछे गुलाम बैठा हुआ था और असद भी था साथ में। तो ये इस बाइक इसी रोड के अंदर गई और ये यहाँ पर एक झाड़ी नुमा एक जंगल है और यहाँ जाके पारीछा डैम है। डैम का जो एक हिस्से का किनारा है जहाँ पर पूरा जंगल नुमा है। हालांकि कच्ची रोड है यहाँ पर, लेकिन इसी रोड पर इसी से बाइक लेके भागे यहाँ से। ऊपर में एसटीएफ को भी फायरिंग करनी पड़ी और तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर अंदर वो दोनों बाइक सहित वहां ढेर हो गए। लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। 72 घंटे में 2 बार चूकने के बाद ऑपरेशन सफल हो सका। दरअसल दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम की लोकेशन मिलते ही एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने डेप्यूटी एसपी नवेंदु कुमार और डेप्यूटी एसपी विमल कुमार सिंह के साथ 2 इंस्पेक्टर समेत 14 लोगों की टीम लगा दी। ये टीम 10 अप्रैल को दिल्ली पहुंची, लेकिन ये दोनों कुछ देर पहले ही वहां से जा चुके थे। यहां इससे पहले भी एसटीएफ पहुंची थी, लेकिन तब नोएडा और दिल्ली के बीच मौजूद असद और गुलाम अचानक अपना प्लान बदलकर कहीं और निकल गए थे। एसटीएफ की टीम मायूस हो चुकी थी
लेकिन इसी बीच असद के करीबियों ने अजमेर में अपने करीबी को कॉल की। बस ये कॉल ट्रेस होते ही डेप्यूटी एसपी नवेंदु और विमल के चेहरे पर खुशी छा गई। खबर मिलते ही एसटीएफ की एक और टीम अजमेर के लिए रवाना हो गई। 12 अप्रैल को दोपहर अजमेर में एक होटल के पास असद के मौजूद होने की जानकारी मिली। ये टीम वहां पहुंची। कार छोड़कर इस टीम ने अपने जानने वालों से बाइक ली। बाइक से होटल के पास डेप्यूटी एसपी नवेंदु, 2 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर पहुंचे। लेकिन इस टीम को एक बार फिर यहां पर मायूसी हाथ लगी। उन्हें पता चला कि कुछ देर पहले ही असद और गुलाम बाइक से निकल गए। अब रडार पर आए 3 मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने लगे। ये टीम यहां से दिल्ली लौटने ही जा रही थी कि तभी फिर से दिल्ली में एक शख्स की कॉल अतीक के दूर के रिश्तेदार के पास गई। इसकी लोकेशन झांसी के पास निकली। उसके बाद 2 कमांडो अरविंद कुमार और दिलीप कुमार यादव समेत 12 जवानों की टीम फिर झांसी के लिए निकल गई। यहीं पर टीम को कामयाबी मिली। एनकाउंटर में मारे गए असद और गुलाम के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर, वॉल्टर P88 पिस्टल 7.63 बोर बरामद की गई। दोनों के पास से एक बाइक भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद यूपी पुलिस की और योगी सरकार की खूब जमकर तारीफ भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वाकई यहाँ कानून का राज है।